मैं सोनी साहनी। आइए आज हम देखते हैं कि स्वतंत्र भारत में चुनौतियां किस प्रकार हैं और किस प्रकार हम उनको दूर कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश को आज़ादी जो है बहुत ही कठिन संघर्ष के बाद प्राप्त हुई और लंबे समय तक गुलाम रहने के कारण, मतलब हमारा देश जो है लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम तो था ही, लेकिन उसके पहले मुगलों के शासनकाल के दौरान भी हमारे देश की आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि को मतलब हानि पहुंची और हमारा देश निरंतर जो है सोने की चिड़िया से गुलाम होता चला गया। और अंग्रेजों से आज़ादी तो मिल गई, अंग्रेज भारत छोड़कर चले तो गए, लेकिन हम इस कदर उस गुलामी के दौर के जकड़न में जकड़े हुए हैं कि अभी भी उससे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। जैसे अंग्रेज थे, उन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था में सेंध लगाई और उन्होंने अंग्रेजी को अपने लाभ के लिए भारत की शिक्षा व्यवस्था में उसका सूत्रपात किया, उसको शामिल किया। लेकिन आज क्या है कि हम अपनी राष्ट्रभाषा, अपने देश की राष्ट्रभाषा पर गर्व करने के बजाय अंग्रेजी बोलने में गर्व महसूस करते हैं। हमें ये लगता है कि हिंदी बोलने में हमारे शर्मिंदगी महसूस होगी और अंग्रेजी बोलेंगे तो हम बहुत अच्छे कहे जाएंगे। तो ये सामाजिक सांस्कृतिक जो गुलामी की जंजीरें हैं उनको किस प्रकार दूर किया जा सकता है। तो तमाम स्वतंत्रता सेनानियों, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन सब लोगों ने, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, वीर सावरकर, इन सब लोगों के सम्मिलित प्रयास से हमें आज़ादी मिली। लेकिन हम उस आज़ादी को बनाए रखने में किस प्रकार सक्षम हो सकते हैं या फिर से किसी भी तरीके से हम गुलाम ना हो, ये कैसे पॉसिबल हो, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। आज़ादी के साथ साथ हमें विभाजन भी झेलना पड़ा और हमारा देश दो टुकड़ों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। तो ये विभाजन, ये लंबे समय की गुलामी के बाद आज़ादी का मिल पाना, हमें स्वतंत्रता मिल तो गई थी लेकिन तमाम चुनौतियां भी हमारे सामने खड़ी थी। उसमें सबसे पहली चुनौती ये थी शासन प्रणाली की, कि शासन प्रणाली हमारे यहाँ कैसी होनी चाहिए, राजतंत्रात्मक की लोकतंत्रात्मक। खैर, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने इसके लिए विशेष प्रयास किया और हमें एक लोकतांत्रिक सरकार प्रदान की और प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपिता के रूप में हमें महात्मा गांधी, इन लोगों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। लेकिन हम आज भी कुछ चुनौतियां ऐसी हैं जिनमें दिन प्रतिदिन ज़्यादा ही जकड़ते जा रहे हैं और उनसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर हम रखते हैं सामाजिक चुनौतियों को। स्वतंत्र भारत में ये जो सामाजिक चुनौतियां हैं वह बहुत ही ज़्यादा हैं। हमने आज़ादी प्राप्त कर ली शासन प्रणाली में, लेकिन हमारी जो सामाजिक चुनौतियां हैं, जैसे जब प्राचीन काल में जो रीति रिवाज परंपराएं थी वह मिडिल पीरियड, मध्यकाल आते आते उसमें तमाम कुरीतियाँ व्याप्त होती गई और अंधविश्वासों ने उसमें घर कर लिया और वही परंपराएं, रीति रिवाज हमें अंधविश्वास लगने लगे और कुप्रथाएं लगने लगी, जबकि वह सही स्वरूप में सही थी। आप एज एग्जाम्पल उसमें ले सकते हैं दहेज प्रथा। दहेज प्रथा जो है आज कितनी विकराल है, लेकिन उसका जो आरंभिक स्वरूप हुआ करता था वह इतना विकराल नहीं था और वह उसका एक सही उद्देश्य था, वह उस स्वरूप में सही माना जा सकता था, लेकिन आज उसका जो स्वरूप है वह गलत है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में तमाम भाषाओं को सीखने की बात प्राचीन काल से ही कही गई थी। हम विभिन्न भाषाओं को सीखते थे, जानते थे और उसमें भी आगे आते थे। लेकिन ये मुगल काल, अंग्रेजों का काल, सल्तनत काल, इन तमाम अवस्थाओं के दौरान हमने विदेशी भाषाओं को सीखने में सम्मान महसूस करने लगे और अरबी सीखना, फारसी सीखना, उर्दू सीखना, अंग्रेजी सीखना, इसमें जो है सरकारी नौकरी पाने के लिए, दरबार में नौकरी पाने के लिए, इसके लिए हम इतना ज़्यादा प्रयास करने लगे कि हिंदी की उपेक्षा करने लगे। तो ये सब क्या है? ये सब सामाजिक गुलामी ही तो है। इसमें हम सांस्कृतिक गुलामी को भी देख सकते हैं। सामाजिक तौर पर हम स्वयं को मजबूत बनाएं और अपने शासन व्यवस्था, अपने सामाजिक व्यवस्था को बेहतर बनाएं, उसमें दृढ़ता से खड़े रहें। हमारा देश अपनी स्वतंत्रता के
अर्थ को सही मायनों में तभी स्थापित कर सकता है, तभी सार्थक कर सकता है जब हम सामाजिक तौर पर मजबूत हों। हमारी परंपरा रही है वसुधैव कुटुंबकम की, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम का ये तात्पर्य तो नहीं होता कि हम सभी को अपने यहाँ बुलाते जाएं, अपने यहाँ सम्मान करते जाएं, भले ही वह हमारे धन संपत्ति को निचोड़कर अपने देश में लेते जाएं और हमें दिन प्रतिदिन गरीब गुलाम बनाते जाएं। हमें उसका भी जानकारी होनी चाहिए और उसका भी सामना करने आना चाहिए कि कौन हमारे लिए हितकर है और कौन हमें अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है। ये सब तभी संभव होगा जब हम भारतवासी एक दूसरे को समझेंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे और एक दूसरे के उपकार की भावना, यानी कि अगर बगल हमारे पड़ोसी का अहित हो रहा है तो उसमें हम अपना भी अहित समझें। वसुधैव कुटुंबकम को पहले हम अपने घर, परिवार, समाज में लेके आए, तभी जाकर हम पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम से परिचित करा पाएंगे और उसका सही अर्थ समझा पाएंगे। हमें कमजोर नहीं बनना चाहिए, हमें मजबूत बनना चाहिए और ये तभी संभव होगा जब हम ग्रुप में रहेंगे, पारिवारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर जब मजबूत रहेंगे, एक रहेंगे, तो फिर हमें कोई भी फिर से गुलाम नहीं बना पाएगा और हमारे समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं, जो भी बुराइयाँ हैं, उसको हम दूर कर पाएंगे। फिर है आर्थिक चुनौतियाँ। आर्थिक चुनौतियों में हम देखते हैं कि जैसा कि अभी मैंने कहा कि भारत प्राचीन काल में सोने की चिड़िया था। सोने की चिड़िया से तात्पर्य है कि यहाँ पर अपार धन संपत्ति ये सब चीज़ें खूब ढेर सारी थी। प्राकृतिक तौर पर भी हमारे देश में विभिन्न तरह का जलवायु है, वातावरण है, हम संपन्न हैं और तमाम तरह के खनिज तत्व, हर चीज़ हमारे यहाँ उपलब्ध है। तमाम तरह की फसलें हैं, फल हैं, ये सब चीज़ें, नदियाँ हैं, हम सभी के यहाँ, हमारे यहाँ हैं। इसी से आकर्षित होकर विदेशी आक्रांताओं ने हमारे यहाँ शासन करना चाहा, कब्जा जमाना चाहा। तो जब विदेशी दूसरे देश के लोग यहाँ आकर बिजनेस कर सकते हैं, यहाँ आकर शासन कर सकते हैं, तो हम अपने देश का प्राउड फील क्यों नहीं कर सकते? हम अपनी परंपराओं, अपनी रीति रिवाजों, अपनी आर्थिक गतिविधियों पर प्राउड फील क्यों नहीं कर सकते हैं? दूसरा कोई आके हमारे यहाँ फैक्ट्री लगा सकता है, हमारे ही काम का पेटेंट ले सकता है, हमारे प्रोडक्ट का पेटेंट करवा सकता है और हम उसी को करवाने में संकोच महसूस करते हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। जबकि विदेशी हमारे ही ज्ञान का, हमारी आर्थिक गतिविधियों का, हमारे कौशल का, हमारे क्रियाकलाप का को अपनाकर और उसी का वो पेटेंट करवा के और उसी में वो आगे बढ़ते हैं और दिन प्रतिदिन उन्नति करते हैं। मसाले हमारे यहाँ ही सबसे अच्छे होते हैं और उन्हीं मसालों को अंग्रेज ले जाकर अपने यहाँ दवाइयाँ और तमाम तरह की प्रोडक्ट बना के और उससे बहुत अच्छा पैसा कमाते थे। कपास हमारे यहाँ ही होता था और ऐसी ही तमाम खनिज तत्व हैं, तमाम चीज़ें हैं जिनको हमारे देश से ले जाकर अब विदेशों में, वहाँ के म्यूजियम में रखा गया है और उनसे उनको अपार धन संपत्ति प्राप्त हो रही है। तो क्या ये हमारी कमजोरी नहीं थी कि हम अपनी परंपराओं को, रीति रिवाजों को, अपनी धन संपत्ति को पहचान नहीं पाए, सुरक्षा नहीं कर पाए? तो वर्तमान समय में जो हमारी संपत्ति है हम उसकी सुरक्षा करें, हम अपनी धरोहरों, अपनी ज़रूरतों, अपनी आवश्यकता, इन सबको समझें, पहचानें और आर्थिक तौर पर मजबूत बने। वर्तमान समय में भारत सरकार के द्वारा तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी प्राचीन व्यवस्था में प्रत्येक परिवार, प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर हुआ करता था। बीच में इस गुलामी के दौर में यह कॉन्सेप्ट ही गायब हो गया कि हम दूसरों की नौकरी करने में अपनी खुशी महसूस करने लगे, जबकि आत्मनिर्भर होना तो हमारी प्राचीन संस्कृति रही है। एक एक व्यक्ति जब आत्मनिर्भर होगा तो स्वतः ही हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगा और भारत देश आर्थिक तौर पर सर्वोपरि बन सकता है। अभी भी हम चाहें तो अपने देश को आर्थिक तौर पर नंबर 1 पर ले जा सकते हैं। फिर है राजनीतिक चुनौतियाँ। राजनीतिक चुनौतियों के तहत हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार होते हुए भी तमाम योजनाएं, तमाम कानून, तमाम क्रियाकलाप जो है वह सही तरीके से फॉलो नहीं हो पाते। कोई योजनाएं शुरू तो होती हैं लेकिन सामान्य जन तक आते आते उनका जो लाभ का परसेंटेज है वो बहुत कम हो जाता है। तो इन राजनीतिक विसंगतियों को दूर करना अति आवश्यक है और जो भी संविधान संशोधन करना हो, जो भी क्रियाकलाप करने हैं उनको तीव्र गति से किया जाना चाहिए।
और साथ ही साथ जो कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जैसे न्याय व्यवस्था। हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था में सबसे बड़ी विसंगति ये है कि बहुत देर से न्याय प्राप्त होता है। तो त्वरित न्याय की व्यवस्था की जानी चाहिए। उसके लिए जो भी कानून बनाए जाएँ, जो भी व्यवस्था की जाए, वो मतलब सही तरीके से और तीव्र गति से की जाए, ताकि जो न्याय है वो तुरंत और सही प्राप्त हो सके। फिर इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि वर्तमान समय में राजनीतिक कारणों से ही बेरोजगारों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। ये सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसमें राजनीतिक कारण ही जिम्मेदार होते हैं, जिससे बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पहली बात तो ये कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो गई पिछले वर्षों से कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वह कृषि कार्य को या और कार्यों को करने में उतनी खुशी महसूस नहीं करता जितना कि नौकरी करने में। इसीलिए हम अपने नौनिहालों को शिक्षा प्रदान करने के दौरान ही तमाम कौशलों में अभ्यस्त करवाएं, उनको हर काम करने के लिए प्रेरित करें, ताकि वो फ्यूचर में किसी भी काम को करने में शर्मिंदगी महसूस न करें, बल्कि गर्व महसूस करें। और जो भर्तियां होती हैं, जैसे किसी भी डिपार्टमेंट की, वो भर्तियां पंक्चुअली सही समय पर होती रहें, निर्धारित समय पर। उसमें किसी भी तरीके का कोई भी व्यवधान न आने पाए। मान लीजिए अगर कोई पैंडेमिक आ जाता है, महामारी आ जाती है, कोई विपत्ति आ जाती है, खैर वो तो अलग बात है, तब हम समझ सकते हैं कि हाँ ये लेट हो गया। लेकिन अब ये कहिए कि भर्ती निकली आज इस समय और उसका रिजल्ट आ रहा है 4 साल बाद, 5 साल बाद, तो ये सब चीज़ें गलत होती हैं। और उसमें जो कानूनी व्यवस्था होती है, न्याय व्यवस्था होती है, वो सब चीज़ें जो लंबा खींचती हैं, इससे हमारा देश पिछड़ता जा रहा है। और प्रतिभाएं जो है सही समय पर सम्मान नहीं मिल पाने के कारण, प्रतिष्ठा, पैसा, पद नहीं मिल पाने के कारण वो गलत दिशा में जाने लगती हैं। फिर हम देखते हैं कि सांस्कृतिक जो चुनौतियां हैं, हमारी जो परंपराएं, रीति रिवाज जिसको हम कह सकते हैं, हमारा जो ये कल्चर है, वो भी इतना तेजी से दूषित होता जा रहा है कि ये आपराधिक गतिविधियों को भी आमंत्रित करता है। हम अपने देश के कल्चर को, अपनी संस्कृति को बहुत तेजी से भूलते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही है कि आधुनिकता की इस दौड़ में हम अपने परिधानों, यहाँ सबसे ज़्यादा मतलब कि महिलाओं का परिधान इतना तेजी से बदला है कि इसमें इतनी ज़्यादा विसंगति आ गई है कि कहने वाले कहते हैं कि जो आपराधिक कृत्य होते हैं उसमें इसका विशेष योगदान होता है। लेकिन ये जो आपराधिक तरह के प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको अपनी मानसिकता को ध्यान में रखना चाहिए और उसमें सुधार करना चाहिए कि हम कैसे अपनी मानसिकता को सुधारें और प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करें, भले ही वो महिला हो, पुरुष हो। सामाजिक तौर पर सभी एक समान हैं और हम सभी का ये दायित्व है कि हम अपनी परंपरा और रीति रिवाजों का सम्मान करें और एक सम्मानजनक तरीके से अपने परिधानों को धारण करें और किसी भी तरह की विसंगति उसमें न उत्पन्न हो, ताकि ये जो सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर जो आपराधिक कृत्य होते रहते हैं, उनमें कमी आए। क्योंकि जब प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित रहेगा, प्रत्येक बालक बालिका स्त्री सुरक्षित रहेंगे, तभी हम किसी और चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। अभी क्या है कि हमें सुरक्षा पर ही ज़्यादा चिंता करनी पड़ती है कि हमारे घर की बहू बेटियाँ जो है वह सुरक्षित रहें और उनको स्कूल कॉलेज जाने में, आने जाने में कोई दिक्कत न हो, वहाँ पर उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। हम अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। तो अगर ये सब चिंता नहीं करनी होती, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता, तो फिर वह इन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में अपनी भागीदारी जो है सुनिश्चित कर पाता और भारत को आगे ले जा पाने में अपना योगदान कर पाता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतंत्र भारत में वर्तमान समय में ये जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चुनौतियां हैं, इनको समझ पाना और इनको दूर करना ये प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। ये किसी एक के करने से नहीं होगा। हाँ, शुरुआत हर व्यक्ति अपने आप से करे, अपने घर से करे, अपने परिवार से करे। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट ये काम नहीं कर रही, सरकार ये काम नहीं कर रही, फला व्यक्ति ये काम नहीं कर रहा, फला अधिकारी ये काम नहीं कर सकता है। अरे हमारे पास जो पावर है, हम उस कार्य को तो सही से करें, हम अपनी जिम्मेदारी को समझें, तो फिर हम कैसे आने वाले समय को नहीं बदल सकते,
हमारा देश एवं समाज कैसे नहीं बदल सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।